मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान एक हादसा होता है जिसमें इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन उस मशीन को कुछ नहीं होता। तो जिया उस मशीन के जरिए इंसान को वापस से जिंदा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ जला के और इंसान को अकेला छोड़ के अपने घर चला जाता है। लेकिन इंसान को वसीली मिलता है जो कि सर्कस का ओनर था। तो जिया के आने के बाद उसके पापा मुजफ्फर और एशिया भी घर पे पहुंच जाते हैं। इसी के साथ जिया की तबीयत भी ठीक होने लगती है। तब एशिया ने कहा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। वहाँ हुसैन ईशान को जंजीर कैसे तोड़नी है वो सिखा रहा था, क्योंकि वो पहले सर्कस में खुद यही काम करता था, लेकिन बीमार होने के कारण उसे ये सब बंद करना पड़ा। फिर मरिका ईशान के लिए एक मास्क बना के लाई ताकि उसका जला हुआ चेहरा लोगों को दिखाई ना दे। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हुए अगली जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे। वसीली ने बताया कि हम नाव के जरिए जाने वाले हैं। इसी के साथ ही ईशान अब बोलने भी लग गया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी उसे याद आने लगा था। मरिका थोड़ी बीमार थी तो ईशान ने उसकी दवाई का नाम पढ़ा और कहा कि ये दवाई ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। वहाँ जिया ने एशिया से कहा कि मैं इस्तांबुल में जिस तकलीफ से गुजरा उसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम बेवजह दुखी होती। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम फार्म हाउस में जाके एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वसीली और मरिका दोनों बाजार में जाके लोगों को सर्कस के बारे में बताते हैं। वहाँ पर दो आदमी मरिका को गंदी नजर से देखते हैं। इसके बाद रात में सर्कस शुरू होता है और काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। तब ईशान को जंजीर तोड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो जंजीर को तोड़ भी देता है, जिसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ऑडियंस में से एक आदमी कहने लगता है कि ये बिल्कुल फर्जी है। तब वसीली ने कहा कि तुम यहाँ आओ और इन डंबल को उठा के दिखाओ। तो वो आदमी अपनी सारी ताकत लगा के डंबल को उठा लेता है। तो वसीली ने कहा अब तुम ईशान को देखो, वो अपने दोनों हाथों से दोनों डंबल को उठा लेगा। और ईशान के ऐसा करने के बाद सभी लोग हैरानी के साथ तालियां बजाने लगते हैं। तब ऑडियंस में से एक बच्चा स्टेज पे आके ईशान से कहने लगता है कि मुझे भी उठाओ। जब ईशान ने उसे उठाया तो बच्चे ने उसके मास्क को हटा दिया। तो ईशान का जला हुआ चेहरा देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उसे भूत समझने लगते हैं। इसी के साथ ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात होने पर जो लोग बाजार में मरिका को गंदी नजर से देख रहे थे वो आ जाते हैं और वो मरिका को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मरिका ऐसा नहीं करती। तो वो दोनों गंदे तरीके से बात करने लग जाते हैं। तभी ईशान उन दोनों को मार के वहां से भगा देता है। जाते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अगले दिन सुबह होने पर वो दोनों आदमी पुलिस वालों को लेकर आते हैं। तब पुलिस वाले ने सभी सर्कस वालों की आईडी मांगी तो वसीली उन्हें लेकर आ गया, लेकिन पुलिस वाले ने मरिका को धंधे वाली कहा और उसके सामने गन निकाल ली। मरिका ने भी चाकू निकाल लिया और कहा कि मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा। तभी ईशान वहां आके पुलिस वाले के पास जाने लगा, लेकिन तभी हुसैन ने पुलिस वाले पे गोली चला दी और बाकी लोग वहां से भाग गए। इसके बाद हुसैन अपने आप पे गोली चला लेता है और बाकी लोग ईशान को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वहां जिया और एशिया अपने फार्म हाउस में नया घर बनाने और अपनी शादी की बात मुजफ्फर से करते हैं। तो ईशान पैदल चलता हुआ एक गांव में पहुंचता है। वहां वो एक भोले आदमी जाफर की मदद करता है जिसे दो बच्चे परेशान कर रहे थे। फिर वो गांव में एक बुढ़िया के घर के पास से जा रहा था। बुढ़िया का नाम नाना था। उसे ऐसा लगा कि वहां जाफर है। उसने कहा कि कल सुबह आना जाफर, मैं तुम्हें अंडा और ब्रेड दे दूंगी। लेकिन वहां ईशान था। वो जानवरों वाले कमरे में चला जाता है। तब उसने एक छोटे से हॉल से देखा तो नाना इस्मा को बुला रही थी। तब ईशान ने भी इस्मा का नाम बोल दिया तो नाना हॉल में से देखने लगी और फिर वो जानवरों वाले कमरे में आ गई और कहने लगी कि कौन है। तो ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पता चलता है कि नाना को दिखाई नहीं देता और फिर वो वहां से चली गई। घर में इस्मा लकड़ी के फर्श के नीचे छुप गई थी, क्योंकि उसे लगा कि कोई अनजान आदमी आया है। तब दोनों बात करते हैं कि लकड़ियां खत्म होने वाली है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उनकी बातें ईशान सुन रहा था। तो वो जंगल में जाके लकड़ियां और एक खरगोश को मार के उनके घर के सामने रख देता है
तो जब नाना बाहर गई तो उसने हाथ लगा के देखा कि वहां पहले से ही लकड़ियां और जानवर पड़ा है। उसे लगा कि किसी भले आदमी ने उनकी मदद की है, तो वो आराम से खाना खा के सो गए। अगले दिन दरवाजे पे ब्रेड और अंडा पड़ा था, तो ईशान ने वो खा लिया और सामने नाना अपना काम कर रही थी। इसके बाद नाना जानवरों वाले कमरे में आई और वो मुर्गियों को बाहर निकालने लगी। फिर वो ईशान के पास आके बैठ गई। उसने कहा कि मैं जाफर नहीं हूँ। तो नाना ने जवाब में बोला, मुझे पता है, क्या तुम उस लड़की को मारने आए हो? तो ईशान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद नाना ने उसके चेहरे को छुआ और कहा कि मैं तुमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इस्मा दीवार पे कान लगा के ये सब सुन रही थी। इसके बाद नाना इस्मा को सब बता देती है कि उस आदमी का नाम ईशान है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर इस्मा और ईशान दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। ईशान ने कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तुम किससे छुप रही हो। इस्मा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसके चाचा के लड़के ने उसके साथ ये किया और कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और जब इस्मा प्रेग्नेंट हुई तो सभी ने उस पर इल्जाम लगाया और वो लोग इस्मा को मारने ही वाले थे। तभी नाना ने उसे बचा लिया और वो यहाँ रहने लगी। उसके चाचा, उसके पापा सब उसे मारना चाहते थे। वो इस्मा को ढूंढते हुए नाना के पास भी आए थे और इस्मा ने नीचे छुप के ये सब सुना। तो फिर नाना ने अफवाह फैला दी कि इस्मा इस्तांबुल में जादू टोना करती है ताकि वो कुछ ना करे, और इस तरह से वो बच गई। वहाँ एसी और जिया के शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और यहाँ ईशान जानवरों के कमरे को सजाने लगता है क्योंकि उसे यहीं पर सोना था। समय बीतने के साथ साथ इस्मा और ईशान को आपस में प्यार होने लगता है। फिर दीवार में बड़ा होल कर दिया जाता है ताकि वो ईशान को खाना दे सके और ईशान भी इस्मा को फल और फूल देता है। फिर एक रात इस्मा के पेट में दर्द होने लगता है, यानी बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था। तो इस काम में ईशान उसकी मदद करता है। तो इस दौरान इस्मा ईशान के चेहरे को देख लेती है। उसे पता था कि उसका चेहरा खराब है, लेकिन वो उसे प्यार करने लगी थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लग जाते हैं। तब गली में दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि नाना के घर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। ईशान नाना से इस्मा के साथ शादी के बारे में पूछता है, तो नाना भी ये सुन के खुश हो जाती है और इस्मा भी हाँ बोल देती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही इस्मा के चाचा कुछ लोगों के साथ आते हैं और वो उस पे गोली चला देते हैं। तो इस्मा की मौके पे ही मौत हो जाती है। तब ईशान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दो आदमियों की आंखें निकाल लेता है और एक को गोली से मार देता है। वहाँ मुजफ्फर ने जिया से हमदी बाबा को शादी में बुलाने के लिए कहा। तो जिया ने बताया कि अगर वो शादी में आएंगे तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी और वो हमारे लिए काफी महंगे तोहफे भी लेकर आएंगे, इसलिए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। शादी के बाद मैं और एसीए उनसे मिलकर आएंगे। फिर मुजफ्फर ने जिया से कहा कि जब तुम इस्तांबुल में थे तो क्या तुम किसी की मौत के जिम्मेदार थे? तो जिया ने जवाब दिया, नहीं। वहाँ ईशान ने उन लोगों की गर्दन काट के गांव के लोगों के सामने फेंकते हुए कहा, अगर नाना या बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं वापिस आके तुम सबको मार दूंगा। जाते हुए उसने जाफर से कहा कि तुम नाना और बच्चे का ध्यान रखना, तो वो मान भी जाता है। फिर ईशान ने नानी से बोला, मैं वापिस आऊंगा इस्मा के साथ, और फिर वो इस्मा की लाश लेके वहां से चला जाता है। वो इस्मा की लाश को बर्फीले पहाड़ों में ले जाके दफना देता है। उधर जिया और एशिया की शादी भी हो चुकी थी। तभी ईशान को कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ईशान घोड़े के जरिए जिया के घर तक पहुंच जाता है। शादी होने के बाद दोनों घोड़ा गाड़ी पे बैठ के फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। तो गाड़ी के पीछे जो ताबूत था उसमें ईशान लेटा हुआ था। दोनों घर में जाके प्यार करने लगते हैं, लेकिन एशिया ने कहा, पहले तुम नहा के आओ और नमाज पढ़ो, फिर हम ये सब करेंगे। तो जब जिया नहाने गया तो कमरे में एशिया अकेली थी और वो ईशान को देखने के बाद डर जाती है। इसके बाद जब जिया नमाज पढ़ के ऊपर कमरे में आया तो उसे एशिया दिखाई नहीं दी, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ ईशान आ जाता है और इसी के साथ ही इस सीरीज का 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।